हाँ तो वही, तो फर्स्ट पार्ट में हमने बीजांड की संरचना को देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, बीजांड की जो टाइप हैं उनको आप नोट्सों में एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना, और उनको मैं क्लास में ही आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ आप उसमें कंफ्यूज और ज़्यादा हो जाएंगे, समझ रहे हैं। उनके आप डायग्राम देखना और उनकी थ्योरी पढ़ना, आपको समझ में आ जाएंगे। सुनिए भाई, अब जो हम बात करते हैं वो बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन, जिसको हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बात को समझिए, हम बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। हमने क्या देखा, यहाँ पर गुरु बीजाणु धानी की संरचना को देख लिया, और वहां हमने लघु बीजाणु धानी की संरचना को देखा था। और जब हमने लघु बीजाणु धानी की संरचना को देखा तो हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, और अब हमने गुरु बीजाणु धानी की संरचना को पढ़ा है, तो हम गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो डेफिनेशन सेम है ना। तो देखिए क्या डेफिनेशन है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, इसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। वही सिंपल सी बात है। वहां हम लघु बीजाणु मात्र कोश का पढ़ रहे थे, यहाँ गुरु बीजाणु मात्र कोश का पढ़ेंगे। बस सिंपल सी बात है कि गुरु बीजाणु मात्र कोश का अर्धसूत्री विभाजन कर गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, इसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। अब जो मोस्ट बात है जो हमें नोट में समझनी है वो क्या है कि मात्र कोशिका 4 गुरु बीजाणु बनाती है, जो रैखिक क्रम में विन्यासित रहते हैं, जिनमें से निभाग की ओर वाला गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहता है। 3 नष्ट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट वाली जो आपको समझनी है, वो क्या है, देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन कर 4 लघु बीजाणु बनाए थे जो चतुष्क के रूप में रहते थे। समझ में आ रही बात। यहाँ क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन करके भी कितने गुरु बीजाणु बनाती है, 4 गुरु बीजाणु। अच्छा, अब ये चारों गुरु बीजाणु भी चतुष्क में ही होंगे, लेकिन इनमें जो चतुष्क का टाइप रहता है वो हमेशा कैसा होता है, रैखिक टाइप होता है। बात समझ में आ रही है। मेरा कहने का मतलब है कि जो ये 4 गुरु बीजाणु बने हैं वो रैखिक क्रम में विन्यासित हो जाते हैं, है ना। और इनमें से 3 तो हो जाते हैं नष्ट, ये 3 नष्ट हो जाते हैं, और जो निभाग की तरफ वाला है वो रहता है सक्रिय। अरे बहुत सिंपल है ना, 4 गुरु बीजाणु बने, उन 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं, मात्र 1 ही गुरु बीजाणु बनता है, ठीक है। तो 1 गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कितने गुरु बीजाणु बनाती है, 1 ही पढ़ना है आपको, 4 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नीट में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपसे पूछ लेगा कि 100 परागकण बनाने के लिए 100 परागकण बनाने के लिए कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा 25। क्यों,
क्योंकि एक लघु बीजाणु मात्र कोश का 4 लघु बीजाणु बनाती है और 4 लघु बीजाणु स्वतंत्र होकर 4 परागकण बदल जाते हैं। कितने परागकण बनाने हैं आपको? 100 परागकण। तो 25 मात्र कोश का नहीं चाहिए आपको? चाहिए ना। अगर वो आपसे और क्वेश्चन ये पूछ ले कि 100 गुरु बीजाणु बनाने के लिए कितने कोश का चाहिए, तो सिंपल सी बात है 100 ही मात्र कोश का चाहिए, क्योंकि एक मात्र कोश का एक ही गुरु बीजाणु बनाती है। तो 100 गुरु बीजाणु बनाने के लिए हमें 100 ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो नीट में इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको दोनों बात क्लियर हो गई। लघु बीजाणु मात्र कोश का 4, जबकि गुरु बीजाणु मात्र कोश का 1। मतलब बनाएगी तो 4, लेकिन 3 नष्ट, केवल 1 ही बचेगा, और वही आपको समझना है। तो नोट में ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या? गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन में हमने मुख्य रूप से क्या देखा? एक तो उसकी डेफिनेशन कि गुरु बीजाणु मात्र कोश का अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, इसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब आप वहाँ एक पॉइंट और बता देंगे कि ये अर्धसूत्रीय विभाजन कर 4 गुरु बीजाणु बनाती है, जो रैखिक क्रम में विन्यासित हो जाते हैं। इनमें से 3 अपहासित हो जाते हैं, और जो निभाग की तरफ वाला गुरु बीजाणु होता है वही सक्रिय रहता है, जिसको आप क्या बोलेंगे? सक्रिय गुरु बीजाणु बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है? मादा युग्मकोद्भिद, जिसको हम भ्रूण कोश कहते हैं, का परिवर्तन। समझ में आ गई बात? अब हम लास्ट में क्या करेंगे? अरे भाई हमने इसकी संरचना तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कि आखिर मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब एक बार आप पीछे जाइए, तो वहां मैंने आपको जब बीजांड का चित्र बनाया था, तो उस बीजांड में मैंने एम्ब्रियो सेक बनाया था, यानी कि भ्रूण कोश बनाया था। अभी हमने ये तो नहीं पता ना कि इस प्रकार की संरचना बनी कैसे, तो हम उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब किसका? मादा युग्मकोद्भिद का। अरे आपने डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट का नहीं किया था क्या? मेल गैमेटोफाइट में आपने क्या किया कि परागकणों को अंकुरित करवाया था, लेकिन यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में आप क्या करेंगे? एक एम्ब्रियो सैक का निर्माण करवाएंगे, ठीक है, कि कैसे होता है। तो आप ध्यानपूर्वक समझना, लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए यहाँ कुछ थ्योरी है, मैं पहले थ्योरी लिखता हूँ। तो देखिए, सक्रिय गुरु बीजाणु में 3 मुक्त केंद्रकीय विभाजन होने से 8 केंद्रक बनते हैं। नेक्स्ट, प्रथम विभाजन से बने दोनों केंद्रक रिक्तिका के दीर्घीकरण के कारण विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। अब इनमें 2-2 बार विभाजन होने से दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं।
दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक बीच में आ जाता है, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, जो व्यक्ति निर्माण से द्वितीयक केंद्रक में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। निर्भाग की ओर तीनों केंद्रक व्यक्ति निर्माण से प्रतिमुखी कोशिका कहलाते हैं। नेक्स्ट, बीजांड द्वार की ओर अंड समुच्चय होता है, जिसमें व्यक्ति निर्माण से एक अंडकोश का व दो सहायक कोश का बन जाती है। ठीक है भाई, देखिए ये जो मैंने थ्योरी लिखी है वह एक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूण कोश के डेवलपमेंट की है। ठीक है, एक बार आप थ्योरी को समझ लें और जब आप मैं डायग्राम बनाऊंगा तब आपको पूरी थ्योरी क्लियर होगी। ये कहता है कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है उसमें 3 बार मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं, जिससे 8 केंद्रक बन जाते हैं। ये तो इसने ओवरऑल एक बात कह दी। अब वो कहता है कि जो प्रथम विभाजन होता है उससे 2 केंद्रक बनते हैं, जो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। अब इनमें 2-2 बार विभाजन हुआ, जिससे दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक बन गए। दोनों ध्रुवों से जो 4-4 केंद्रक से वहां से एक एक केंद्रक बीच में आया, जिसको हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और जब इसमें व्यक्ति का निर्माण हो गया तो इसको हम द्वितीयक केंद्रक कहने लगे। अब निभाग की ओर जो 3 केंद्रक थे उन्होंने अपनी व्यक्ति बनाई तो प्रतिमुखी कोशिका कहलाने लगे। और जो बीजांड द्वार की तरफ पहले अन्न समुच्चय था जिसमें व्यक्ति बनी, तो उसमें एक अंडकोशिका बनी और 2 सहायक कोशिका बनी। ठीक है, चलिए ये थ्योरी समझ में आ गई आपको। अब मैं इसका एक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इस पूरी थ्योरी को समझते हैं। जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा आपकी थ्योरी क्लियर होती जाएगी। सुनिए भाई, पहली लाइन को हम छोड़ देते हैं, सेकंड लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड लाइन क्या होती है, देखो मैं आपको बता दूं कि भाई ये एक बीजांड काय था, बीजांड काय। अच्छा, बीजांड काय के अंदर ही था ना मादा युग्मकोद्भिद, है ना। तो अब बीजांड काय के अंदर गुरु बीजाणु जन्म की घटना हुई थी, वही प्रेपसु कोशिका वाले सिस्टम है जो हमने लघु बीजाणु धानी में देखा था, है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इस बीजांड काय में कहीं भी मान लीजिए यहाँ पर ये कौन है, एक सक्रिय गुरु बीजाणु है। क्या है? सक्रिय गुरु बीजाणु। अरे भाई, बीजांड काय में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा 4 गुरु बीजाणु बने, जिनमें 3 नष्ट हो गए, एक ये बचा। इसको हम क्या कहते हैं? सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो अब हम एक सक्रिय गुरु बीजाणु बना लेते हैं, तो आप समझो ये था एक सक्रिय गुरु बीजाणु जिसका है ये केंद्रक, है केंद्रक। तो इस केंद्रक में क्या हुआ, सबसे पहले विभाजन हुआ तो 2 केंद्रक बन गए। इसमें एक विभाजन हुआ, प्रथम विभाजन, फर्स्ट
मुक्त केंद्र के विभाजन। और मैं मुक्त केंद्र के आपको बता चुका हूं कि जिसमें केंद्रक बने, कोशिका भित्ति नहीं बने। तो प्रथम विभाजन से ये जो केंद्रक था वो दो केंद्रकों में बट गए। अब ये जो दो केंद्रक थे वो रिक्तिका के दीर्घीकरण के कारण अपने विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए। ये एक ध्रुव है, ये एक ध्रुव है, इसको हम निभाग मान लेते हैं, इसको हम बीजांड द्वार मान लेते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, ये निभाग है और ये बीजांड द्वार है। तो अभी प्रथम विभाजन हुआ है। अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रत्येक ध्रुव पर जो केंद्रक है, दो केंद्रक है ना, इनमें दो दो बार विभाजन कराइए। देखो यहां में कराओ, ये है, इसमें एक विभाजन होगा तो दो में बढ़ जाएगा, सेकंड करेंगे तो कितने, चार हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, बात समझ में आ गई आपको। तो इसमें जब दो दो बार विभाजन होते हैं तो दोनों केंद्रकों, दोनों ध्रुवों पर कितने केंद्रक हो जाएंगे, चार चार केंद्रक। तो टोटल 8 केंद्रक हुए कि नहीं हुए, है ना। अब पहली लाइन मैंने क्या लिखाई थी कि सक्रिय गुरु बीजाणु के केंद्रक में तीन बार मुक्त केंद्र के विभाजन से कितने केंद्रक बन जाते हैं, 8 बन जाते हैं। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैंने नीचे इसका एक्सप्लेनेशन किया था कि पहले विभाजन से दो केंद्रक बने, दोनों केंद्रक रिक्तिका के दीर्घीकरण के कारण विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए। अब इनमें दो दो बार विभाजन हुआ जिससे चार चार केंद्रकों का निर्माण हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो दोनों ध्रुवों पर चार चार केंद्रक थे, उनमें से एक एक केंद्रक, एक यहां और यहां, मतलब दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक कहां पहुंच गया, मध्य में पहुंच गया। इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। बात समझ में आ रही है। दोनों ध्रुवों से जो चार चार केंद्रक से वहां से एक एक केंद्रक बीच में आ गया, इसको हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। अब इसमें होता है भैया क्या, भित्ति निर्माण। लास्ट में जो होगा वो क्या होगा, इनमें भित्ति का निर्माण। तो जब ये भित्ति का निर्माण होता है तो मैं आपको बता दूं, देखो ये निभाग की तरफ वाले 3 केंद्रक थे पहले, तो इनमें अब भित्ति बन गई, तो इनको हम बोलते हैं अब क्या, प्रतिमुखी कोशिका। समझ में आ गई बात। और बीच में जो 2 केंद्रक थे इनमें भी भित्ति बन गई, तो इसको बोलते हैं हम द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक। और नीचे की तरफ जो 3 केंद्रक थे उनमें भी ऐसे कोशिका बनी, तो इसको तो बोलते हैं हम अंडकोशिका, और इन दोनों को बोलते हैं सहायक कोशिका। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब आपके सामने जो ये संरचना बन के आई है वही आपका एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद है, या जिसको हम भ्रूणकोश कह के चलते हैं। तो समझ में आ गई कि आखिर मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट हमने एक सक्रिय गुरु बीजाणु से कैसे किया है। बहुत सिंपल है। गुरु बीजाणु में पहले विभाजन से 2 केंद्रक बने, दोनों विपरीत ध्रुवों पर पहुंचे, 2-2 और विभाजन होने से 4-4 केंद्रक बने, एक एक केंद्रक मध्य में आ गया। और अब मध्य वाले केंद्रकों में जब कोशिका भित्ति बन गई तो द्वितीय केंद्रक बन गए। निभाग की तरफ जो 3 केंद्रक थे उनमें जब भित्ति बनी तो प्रतिमुखी कोशिका बन गई। अंड समुच्चय जो था जिसमें 3 केंद्रक थे उसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका, और इसी को बोलते हैं हम एक मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो इसका आप डायग्राम बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये था हमारा मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं
किसमें 7 कोशिका व 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिका 8 केंद्रक होते हैं और इसको हम एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार का डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, हमने जो अभी बनाया था मादा युग्मकोद्भिद, तो उसमें बताइए 7 कोशिकाएं ऐसी तो थी, तो देखो 3 कोशिका, 4 कोशिका और 3 7 कोशिका, लेकिन केंद्रक कितने हो गए 8, 3 2 5 और 3 8। समझ में आ गई बात। तो मादा युग्मकोद्भिद में कोशिका तो होती है 7 और केंद्रक होते हैं 8। अब इसको हम एक बीजाणुविक पॉलीगोनम क्यों कहते हैं? पॉलीगोनम का मतलब होता है बहुत सारे केंद्रक। और आप मुझे बताइए कि इसका निर्माण हमने एक ही बीजाणु से किया है कि नहीं किया? सक्रिय गुरु बीजाणु से किया है ना। तो इसलिए इसको हम एक बीजाणुविक पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आज आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट है। अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इस साल बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस बार तीसरे पार्ट से आया था और उससे पहले 2 पार्ट से आया था। समझ रहे ना। 4 नंबर की यूनिट है आपकी ये, जिसमें 4 चैप्टर हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट से क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया था, तो अब इसका नंबर है, हो सकता है इसी चैप्टर से क्वेश्चन आए। तो आप इसको पढ़ लेना, बाकी बातें करेंगे कल।